नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी से लोकसभा में नेता विपक्ष बनने की अपील की गई है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एकमत होकर राहुल गांधी से लोकसभा में नेता विपक्ष का पद लेने की अपील की है। पार्टी के सभी नेता इस पर एकमत हैं। CWC चाहती है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने किसानों, महिलाओं, सामाजिक न्याय, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए। लोकसभा में भी इन मुद्दों को उठाए जाने की जरूरत है और इसके लिए राहुल गांधी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए और संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी की जरूरत है और उनके नेतृत्व में ही ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि सपा के देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पार्टी को बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारी प्राथमिकता जनता के मुद्दों को संसद में उठाना रहेगा। हम जनता के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई। योगी आदित्यनाथ की ये बैठक करीब 1 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन इस बैठक में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि राज्य के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। भाजपा बहुमत से दूर है और वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे में भाजपा को सहयोगी दलों की जरूरत है। इसी बीच बीते शुक्रवार जयंत चौधरी भी अचानक चर्चाओं में आ गए थे। दरअसल पुराने संसद भवन में हुए एनडीए की बैठक में रालोद चीफ जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं मिली। वो भाजपा के वरिष्ठ सांसदों के बीच ही बैठे दिखाई दिए। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सपा नेताओं से इसे जयंत और किसानों का अपमान बताना शुरू कर दिया। घोसी से लोकसभा का चुनाव जीते सपा के राजीव राय ने कहा कि जो लोग किसानों को आतंकी कहते थे, उनके साथ जाने पर यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि कितना सम्मान था उनका समाजवादी पार्टी में। ऐसी स्थिति में उनको अपने आत्मसम्मान में और किसानों के सम्मान में वहां से निकल जाना चाहिए। हम उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि जो आएगा उसका स्वागत होगा। अखिलेश यादव के पास जो भी जाता है उसका वो दिल से स्वागत करते हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी बीजू जनता दल की हार पर कहा कि लोकतंत्र में जीत या हार जनता के हाथ में होती है। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, इसलिए लंबे समय के बाद हारने पर लोगों के फैसले को गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। बता दें, ओडिशा में बीजू जनता दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में हार गई। यहाँ बीजेपी ने न केवल राज्य की 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीती, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बीजू जनता दल को पछाड़कर राज्य के 147 में से 78 सीटें ले गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक 74 सीटों से 4 सीटें ज्यादा है। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पेगासस का मुद्दा फिर से उठाया है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे फोन कॉल टैप किए गए हैं। मैं जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताने के लिए आया हूं कि मेरे फोन पर पेगासस द्वारा हमला किया गया था। मेरे पास सबूत हैं कि उस पर 2 बार हमला किया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही डीजी से एक रिपोर्ट देने को कहा है कि क्या आंध्र प्रदेश में पेगासस है और अगर हाँ तो इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया। इसका पूरा विवरण है, लेकिन इसका स्पष्ट खुफिया इनपुट है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सबूतों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। इसके बाद पत्रकार एम.के. वेणु ने कहा, तो क्या पेगासस जिसे कालीन के नीचे छिपा दिया गया है फिर से एजेंडे में है। टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता आर रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को दिया जाने वाला आरक्षण आगे भी जारी रहेगा। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में आर रविंद्र कुमार ने कहा कि हाँ, हम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। रविंद्र कुमार की टिप्पणी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से दिए गए आश्वासन के 1 महीने बाद आई है। 1 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि भले ही उनकी सहयोगी भाजपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण न देने का दावा किया हो, लेकिन उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखेगी। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दलों ने अपनी अपनी डिमांड बीजेपी के सामने रख दी हैं। जेडीयू जहां 3 मंत्रालयों की मांग कर रहा है, वहीं टीडीपी की नज़र लोकसभा स्पीकर के पद पर है। टीडीपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सहयोगी दलों को स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है।
टीडीपी को 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। टीडीपी ने साल 1998 की तरह स्पीकर पद की डिमांड की है। 1998 में भी ये पावरफुल पद वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में टीडीपी के पास था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए, वरना बीजेपी आसानी से पार्टियों तोड़ेगी, सांसदों को निलंबित करेगी, संविधान विरोधी बिल पास करेगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर टीडीपी को स्पीकर के लिए बीजेपी से समर्थन नहीं मिलता है तो क्या आप लोग समर्थन देने को तैयार हैं, इस पर संजय सिंह ने कहा कि उस समय हमारा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंडिया गठबंधन के दलों को बैठकर ये तय करना होगा कि अगर टीडीपी बिना समर्थन के स्पीकर पद के लिए आगे बढ़ती है तो हमारी क्या भूमिका होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और राजस्थान की नागौर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए हनुमान बेनीवाल ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक में न बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें गठबंधन की बैठक में ना तो चुनाव नतीजों के पहले बुलाया गया और न बाद में। उन्होंने कहा कि जब दक्षिण की छोटी पार्टी को बुलाया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं। बेनीवाल ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की तो उन्होंने कहा कि पार्टी से चूक हुई है। बेनीवाल ने कहा कि वो इसके बावजूद एनडीए में नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार के संगठनों के इशारे पर जिस तरह से अयोध्या के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं खुद अवध क्षेत्र का निवासी हूं। ये मत भूलिए, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान राम के वंशजों को अभी इस तरह से गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपमान किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। बीजेपी नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी रविवार को तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। वो अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन दौरे पर आए विदेशी नेताओं से मुलाकात करेंगे, जो रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। खास बात यह है कि भारत आने वाले विदेशी नेताओं में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी शामिल होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद अहम है। इसकी वजह यह है कि भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ महीनों में काफी खटास आई है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से हुई थी। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को अपीलेट ट्रिब्यूनल से मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने ईडी को प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्ति को छोड़ने का आदेश दिया है। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित सीजे हाउस में 12वें और 15वें फ्लोर के कुछ फ्लैट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच किया था, जिसके बाद अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन्हें वापस लौटाने का आदेश दिया है। एक शख्स ने मुस्लिम वेश में हिंदुओं को काफिर कहा और अनर्गल बातें कही, लेकिन सच में शख्स कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू युवक धीरेन्द्र राघव था। अपनी रील से समाज में धर्म के आधार पर भ्रम और नफरत फैलाने के लिए धीरेन्द्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव के नतीजे के बाद धीरेन्द्र ने अपनी रील में ये दावा किया था कि अगर राहुल गांधी की सरकार बनती तो हिंदुओं का क्या हाल होता। वो मुस्लिम वेश में हिंदुओं पर आरोप लगा रहा था और उन्हें काफिर कह रहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।